आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अखनूर दहशतगर्दाना हमले में अब तक एक दहशतगर्द किया जा चुका है। हलाक, हथियार और गोली सिक्का भी किया गया बरामद। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। विजिलेंस हफ्ता 2024 के तहत जम्मू कश्मीर भर में मुनक्किद हुई तकरीबात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अहद देने की तकरीब की सदारत। इंजीनियर रशीद ने अबूरी जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी की। 19 नवंबर तक जमानत पर लगी रोक। और काबीना वजीर सकीना इद्दू ने जीडीसी सुंबल में 10 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज ऑडिटोरियम का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। जम्मू के अखनूर सेक्टर में आज हुई एक झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया है। यहाँ ये झड़प आज उस वक्त शुरू हुई जब दहशतगर्दों ने फौज की एक कार्रवाई का हिस्सा एम्बुलेंस पर एक दर्जन के करीब गोलियां चलाई। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है और यहाँ इजाफी दस्तों की तैनाती की गई है। विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2024 का आगाज पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सालमियत का अहद दिलाया है, जिससे जम्मू और कश्मीर हुकूमत के अवामी खिदमात में दयानतदारी और शफाफियत के अज़म को तक़वियत मिली है। अहद देने की तकरीब श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई है, जिसमें तमाम महकमों के ऑफिसरान के साथ इंतजामी सेक्रेटरियों ने भी शिरकत की है। जम्मू में तैनात ऑफिसरान ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शमूलियत इख्तियार की है, जबकि डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमों के सरबराहान और सैकड़ों स्कूलों ने अपने जिला हेडक्वार्टर से हिस्सा लिया है, जिससे पूरे खित्ते में वसी पैमाने पर मसरूफियत को यकीनी बनाया गया है। We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees on laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. अवामी इत्तेहाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी शेख आशिक ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इंजीनियर रशीद की जमानत को तोसी न होने से पूरे कश्मीर की आवाम मायूसी का शिकार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें अदालत पर उम्मीद है। याद रहे कि अदालत ने इंजीनियर रशीद को 19 नवंबर तक जमानत देने से इनकार किया है और इंजीनियर रशीद आज 28 अक्टूबर को अबूरी जमानत खत्म होने के बाद वापस तिहाड़ जेल चले गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से भी अपने वादे को पूरा करने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की है। जुडिशल पे सवाल उठाना ही पहले मेरे ख्याल से मेरा डोमेन नहीं है। हालांकि हर एक कश्मीरी की एक्सपेक्टेशंस थी कि आज उनकी बेल एक्सटेंड किया, आज उनको जो रेगुलर बेल है वो मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली कहेंगे हमारी बदकिस्मती यही है कि उसको डेफ़र किया गया जो बेल का, और उसको 19 तक, और विद द रिज़ल्ट क्या कंप्लेंट्स जो थी इन टर्म जो रिलीफ मिला था उसको कंप्लेंट्स करके उनको जी सरेंडर करना था बिफोर तिहाड़ अथॉरिटीज़। तो आज उनको जाना पड़ा। विद द रिज़ल्ट क्या है कि एक मायूसी का माहौल आप देख रहे हैं, पार्टी में नहीं कि पूरे कश्मीर में आप जिनके उनके चाहने वाले काफ़ी हैं।
اور آج ڈیفینیٹلی ہم مایوس ہے، مگر امید ہمارے پاس نا امید ہم نہیں ہے۔ ہمارا جو لیگل ٹیم ہے سری نگر سے بھی گیا ہے اور دلی میں آلریڈی پڑا ہوا ہے، اینڈ کل بھی ایک ٹیم جائے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ لیگلی ہم کیسے اس کو فائٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور جلد سے جلد 19 تاریخ تک تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، بٹ وی ول کیسے ہمارے وکلا صاحبہ اس کیس کو لیں گے تاکہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ واپس اپنے لوگوں میں آ جائیں۔ بارامولہ سے رکن پارلیمان شیخ عبدالرشید نے آج اپنی عبوری ضمانت ختم ہونے کے بعد تہاڑ جیل میں حکام کے سامنے خود سپردگی کی ہے۔ ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید جو انجینئر رشید کے بھائی ہیں نے کہا ہے کہ انجینئر رشید نے تہاڑ جیل حکام کو اطلاع دی ہے کہ ان کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست 19 نومبر کے بعد درج کی جائے گی۔ آج جو ہے انجینئر رشید صاحب کی عبوری ضمانت جو ہے انٹریم بیل وہ آج ختم ہو رہی تھی، اور جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کی تعمیر کرتے ہوئے آج انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ پیش ہوئی ہے وہاں، اور وہ فی الحال جو ہے ان کی جو ریگولر بیل ہے اس کا جو فیصلہ ہے یا وہ 19 تاریخ تک ڈیفر کی گئی ہے، تو تب تک جو ہے انجینئر رشید صاحب جیل میں ہی رہیں گے، اور ہم اس چیز کے لیے تیار تھے کیونکہ ہم نے جو ہے کوئی اس 2 انٹریم بیل کے بعد ہم نے کوئی تیسری انٹریم بیل جو ہے اس کی جو ایکسٹینشن کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن وہ نہیں کی تھی، تو لہٰذا ہماری جو ریگولر بیل اپلیکیشن ہے وہ اس وقت کورٹ میں ہے، اور اس کا جو ہے فیصلہ یا مطلب اس کے جو پیشی ہے اب 19 تاریخ کو ہے، تو تب تک جو ہے ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بارامولہ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی ہے اس میں جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں گے، پارٹی کے جو آفیسز ہیں اس وقت وہ فنکشنل ہیں، چاہے بانڈی پورہ کا آفس ہے، ہندوارہ کا آفس ہے، کپوارہ کا آفس ہے، بارامولہ کا آفس ہے، اور بڑگام میں بھی ہم جو ہے اپنا آفس شروع کر رہے ہیں، تب تک لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں گے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور ہمارے آفس بیئررز وہاں پہ ہے ہر آفس میں۔ اس کے علاوہ میں لنگیٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو بھی ہوں، اور جس طرح سے انجینئر رشید صاحب نے جس وقت وہ ایم پی نہیں تھے، ایک ایم ایل اے تھے، جس طرح وہ لنگیٹ کے باہر بھی لوگوں کی بات کرتے تھے، تو اس وقت ہم پہ زیادہ ہی جو ہے ذمہ داری ہے اور ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی بات کریں، اور لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، میں ذاتی طور پر بھی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کہیں پہ بھی ان کو لگے کہ انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار رہیں گے۔ دیکھیے مشکلات جو ہے ہماری پارٹی نے جو ہے ہر وقت جو ہے ہم نے ٹفسٹ سچویشن میں جو ہے ہم نے جو ہے پارٹی کو چلایا ہے، اور ہم نے ہر وقت جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے اس پارٹی کو آگے چلایا، چاہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت 2008 سے 2018 تک جس وقت انجینئر رشید صاحب جس وقت ایم ایل اے تھے، اس وقت بھی وہ اپوزیشن میں ایز ایم ایل اے تھے، چاہے پہلے 2008 سے 2014 تک جو حکومت تھی یا جو 2014 سے 2018 تک جو حکومت تھی، لیکن پارٹی جو ہے ہر وقت جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے ہم نے اس پارٹی کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر صحت، تعلیم، طبی تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ اتو نے آج جی ڈی سی سنبل میں تقریباً 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے کالج آڈیٹوریم کا افتتاح کیا ہے۔ نامہ سے بات کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا ہے کہ حکومت جلد ہی ایک ٹرانسفر پالیسی اپنائے گی جس سے جموں کشمیر میں مختلف شعبوں میں ملازمین کے تبادلے کے مسائل میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی ملازمین سالوں سے سخت علاقوں میں کام کر رہے ہیں، ہم ترجیح بنیادوں پر ان کی منتقلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ The model to Honorable Minister Muhtarama Sakina Yattu Sahiba for her recent electoral victory. ہوا ہے نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کالج کی، اس میں جو لائبریری کی جو فیسلٹی ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور ان کے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل ہو جو ان کو تعلیم میں زیادہ سے زیادہ رول ادا کروا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مین آج یہاں آنے کا ریزن یہی تھا کیونکہ یہ ایک بہت پریسٹیجیس کالج ہے، اور یہاں بہت اسٹوڈنٹوں کا رول تعداد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے یہ بڑھے اور آگے ترقی کرے، تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے تاکہ ریاست میں یا جو یو ٹی میں جو بھی ہے اپنا نام جو ہے وہ کما سکے۔ نہیں، ابھی تو ہم کر رہے ہیں ایگزام، یہ صحیح بات ہے، کالجز تو ہمارے پاس بہت ہے، کہیں کہیں انفراسٹرکچر کی بھی کمی ہے، کہیں کہیں سٹاف پہ بہت زیادہ کمی ہے۔ جب آپ کے پاس سٹاف اویلیبل نہیں ہوگا، پڑھانے والے استاد اچھے نہیں ہوں گے، اویلیبل نہیں ہوں گے،
तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जो तालीम होगी वो आगे बढ़ सकेगी। इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए जो रिक्रूटमेंट्स होनी है, जो वैकेंसीज़ है उनको फिलअप करना है, या जो प्रमोशन के थ्रू हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करना है। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बाज़ाब्ता बनाई जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि मेरी सिफारिश किसी को होगी तो उसको आसान पोस्टिंग मिल जाएगी। जिस तरह रैशनलाइजेशन होगा, जिसका जहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा उसको वहाँ से निकाला जाएगा, और जिसको ज़्यादा कम टाइम जो हुआ है उसको वहाँ पे लाया जाएगा। और जो रैशनलाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है, उसको किया जाएगा इंशाल्लाह, और जो जो चीज़ें करनी होंगी वो हम करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्योंकि 10 साल का तो हमें नहीं पता है, लेकिन आज के बाद जो होगा वो सही होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी। वहीं काबीना वजीर सकीना इतू ने आज कम्युनिटी सेहत मरकज सुंबल का दौरा किया है और मरकज में सेहत सहूलियात का जायजा लिया है। उनके हमरा MLA सोनावारी, एडवोकेट हिलाल अकबर लोन, CMO बानीपुरा, BMO हाजिन और महकमे के दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर की अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादे किए हैं वो जल्द पूरे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुंतखब हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है और महकमा सेहत में खाली असामिया कश्मीर के हर जिले का मसला है, जिसे पुर करने के लिए काम किया जा रहा है। हेल्थ सेंटर डायलिसिस ये बड़ी अच्छी बात है। ये कल जो है डायलिसिस कल से यहाँ पे शुरू होगा इस हॉस्पिटल में। मैंने इनको हिदायत दी है, वैसे इन्होंने भी तैयारी की हुई है। कल से डायलिसिस जो है पेशेंट्स की वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि ये CHC है यहाँ पे। एक तो बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी है और स्पेस जो इनके पास है वो बहुत कम है। वार्ड 1-2 है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। इसमें काफ़ी और फैसिलिटीज़ रखने की ज़रूरत है। अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे, इनके पास लैंड है काफ़ी अवेलेबल। हम देखते हैं क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स की कमी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 8 डॉक्टर्स की वैकेंसी है और उसमें 4 ही अवेलेबल हैं। ये हमारे पास ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बहुत डॉक्टर्स की कमी है, अवेलेबल नहीं है डॉक्टर्स। अगर आपको आर्थो का डॉक्टर चाहिए वो नहीं है, अगर आपको गायनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, एनेस्थीसिया डॉक्टर चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जब तक आप आर्थो या एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं होगा आप सर्जरी कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें हैं। अभी जो हमारा हेल्थ सेक्टर है काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है इसमें इंशाल्लाह। और एक हमने शुरुआत की है, सब जो हमारे पास डॉक्टर्स है काबिल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, कमी बहुत है, वैकेंसीज बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक्सरे प्लांट नहीं है हमारे पास कई एरियाज़ में, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है कुछ हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह बाकी जो टेस्ट होने हैं वहाँ पे कभी कभी ब्लड टेस्ट नहीं हो पाता, हमारे जो लैब अवेलेबल है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये बहुत दूर दराज इलाके जो हैं, श्रीनगर आप सारे पेशेंट्स को नहीं भेज सकते हो और वहाँ पे भी बहुत रश हो जाता है। आप LD की बात करें, अगर कोई बहन यहाँ से रेफ़र होगी LD में, वहाँ मुश्किल से उसको बेड मिल जाता है, पेशेंट नीचे पड़े रहते हैं। इसी तरह SMHs की बात करें, अगर कोई सर्जरी के लिए जाता है उसको महीनों लग जाते हैं, डेट नहीं मिल पाता है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हम कमिटेड हैं, हमने लोगों से वादे किए हैं कि हम इंशाल्लाह शफाफियत लाएंगे, इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। रहबरे तालीम फोरम बांडीपुरा के एक वफद ने सुंबल बांडीपुरा में सेहत, तालीम, तिबी तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इतू से मुलाकात की है ताकि तालीम के शोबे को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। चेयरमैन RT फोरम खालिद रफीकी ने वज़ीर को अहम
तहफ़्फ़ुज़ात बशमूल ट्रांसफर पॉलिसी, ओल्ड पेंशन स्कीम और दीगर अहम मसाइल के हवाले से एक याददाश्तनामा भी पेश किया है। ये इजलास बांडीपुरा में RET असातिज़ा और तलबा की फलाह बहबूद के लिए रहबर तालीम फोरम की कोशिशों को ज़ाहिर करता है। मेरे ज़िला में आई थी, हमारा हक बनता था कि अपने मेहमान का हम स्वागत करें, तो उसी हवाले से हम उनके पास आए और साथ ही हमने एक मेमोरेंडम भी दिया उनको, जो रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान की तरफ से मैंने उनको पेश किया। उनमें मैंने रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम उसके बारे में बात की है, उसके साथ साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी इंक्लूजन ऑफ 5 ईयर्स हमारा जो है वो मसला मैंने उठाया है। उसके साथ साथ मैंने स्कूलों के बारे में बात की कि अब नया दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें स्मार्ट क्लासेस चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, और हमारे ग्रेड 2 के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, जो ग्रेड 3 के हैं, तो उनका कन्वर्जन करना है। तो मार्च सेशन के बारे में हमने कहा कि हमें अपना ही पुराना वाला जो सेशन है उसको हम रेस्टोर किया जाए। इन तमाम मुद्दों पे मैंने हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से बात की, और इस आश्वासन के साथ उन्होंने एक तो मुझे कहा कि आप ऑफिस में भी आइए, हमसे मिलिए। हमें वहाँ ही एक्चुअली जाना था, लेकिन यहाँ पे आई थी आज, तो हम उनसे मिले, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम ये बातें उठाएंगे इस आश्वासन के साथ कि हमारे तमाम जो देरीना मुतालबात है वो हल हो जाएंगे। इज्तिमाई शादी की एक तकरीब के दौरान 40 गैर मरात याफ्ता जोड़ों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आज आगाज किया है। इस तकरीब का एहतमाम जाफरिया कौंसिल जम्मू कश्मीर ने गुजरात में कायम NGO JU कलशुम तालीम मरकज के इश्तराक से किया था। श्रीनगर के हबक मेराज हॉल में मुनक़िद होने वाली ये तकरीब इत्तेहाद और सकाफत की ताकत का मुबलता सबूत थी। जाफरिया कौंसिल के चेयरमैन हाजी मुस्तदक हुसैन मनहास ने जोड़ों पर जोर दिया है कि वो असराफ शादियों से गुरेज करें और कम नसीबों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें। उन्होंने कम्युनिटी के अंदर इज्तिमाई अमल और खैरात के तब्दीली के असरात पर जोर दिया है। सितंबर 2014 में एक तबाहकुन सैलाब आया, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान भी हमारे कार्यकर्ता हर जगह गए, थोड़ी तौर बना के दे इन लोगों को जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। इस दौरान लोगों में तकसीम की, क्योंकि उस टाइम सर्दी का मौसम आने वाला था। हमसे जो कुछ हो सका। ये 40 जोड़ों की शादियां करवाई गई, जिसमें 22 जो हैं 22 यतीम बच्चियां थी, और 18 जो थी 18 मुस्तहिक घरानों से ये शादियां थी। और अभी तक जो हमने टोटल शादियां करवाई हैं इस वक्त तक, वो हैं 575 लड़कियों की और 575 लड़कों की। टोटल 1150 शादियां अभी तक 10 सालों में हमने करवाई हैं। और इसमें हमारे वॉलंटियर लोग लगे रहते हैं, और वो 6 महीने का ये मतलब एक समा होता है, उस समय में वो रजिस्टर्ड करते हैं। फिर उनके मतलब बाज़ाब्ता हम लोग कोशिश करते हैं, तो उनकी शादियां फिर एक दिन मुकर्रर होता है, उसमें ये शादियां हो जाती हैं। ये हमारा इत्तेहाद है, सुन्नी और शिया हम इस्लामी लोग हैं, और इसमें हमारी जो शादियां हैं वो मिक्सड हैं। यहाँ सुन्नी भाइयों की भी शादियां थी और शियों की भी थी। अभी यहाँ पर ब्राह्मण और हिंदू सिख उनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं, अभी हमने नहीं की। लेकिन अगर उनमें भी यतीम बच्चे हमको नज़र आएंगे, कोई यतीम बच्ची नज़र आएगी, इंशाल्लाह हम उनकी भी शादियाँ करवाएंगे। हम लोग जो हैं ये एक खुलूस लेकर चले हैं, और वो खुलूस उस वक़्त हम में पैदा हुआ जब हमने नौगाम में जब हम राशन के पैकेट बांटने के लिए गए, वहाँ हमने देखा कि वो सैलाब में 8 बच्चियों का तमाम सामान जो था वो डूब गया था। उनकी शादी बहुत जल्दी उन दिनों में होने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं सकी। तो तब उनके आँखों के जो आंसू थे, उन आंसू ने हमको खड़ा कर दिया कि हम इज्तिमाई शादियाँ करवाएंगे। मेरे गुजरात के कुछ साथी थे, उन्होंने देखा, और ये खासकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद ने मरकज और जम्मू कश्मीर के कैडर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कुछ मामला की तहकीकात की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि हालिया लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में पार्टी के नाकास कारकर्दगी और बाज़ पहलियों की जांच होनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही परेशान के लायक हैं। हमारी तमाम लीडरशिप उस पर गौर खोज कर रही है, और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इन रिजल्ट जो
बहुत ही कम रिजल्ट हमारे फेवर में आए हैं, उसको कैसे हम इस तंजीम को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारी बातचीत हो रही है। एक दो मीटिंग्स हमारे सीनियर लीडर और अहदेदारान साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, एक्स मिनिस्टर उसमें आए हैं, MLA साहब पीरजादा सैयद साहब भी आए हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है और जनरल सेक्रेटरी साहिबान भी उसमें आए। तो बिल्कुल हम इन चीज़ों पे माइक्रोस्कोपिकली हर चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हम यह इलेक्शन हारे, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम गौर खोज कर रहे हैं और आगे हम क्या स्ट्रेटजी पैदा करेंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का कैडर बढ़े और हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाए। खासकर अभी जो ULB इलेक्शन आने वाले हैं और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। मीरवैज उमर फारूक ने आज कहा है कि हम तवक्का करते हैं कि हुकूमत ये समझेगी कि मसला कश्मीर के दो पहलू हैं, शहरी मसाइल और सियासी मसाइल। उन्होंने कहा है कि हमने बार बार कहा है कि पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए और हम इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत के जरिए पेशरफ्त होनी चाहिए। अभी तो हम मिले हैं इतने सालों के बाद, तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद जो है हमारे साथी हमसे मिले। आप ये भी जानते हैं कि अभी भी बहुत से हमारे साथी जेलों में हैं, तो हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत भी ये बात समझे कि मसाइल जो हैं बहरहाल कश्मीर के मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो यहाँ पे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो सिविक इश्यूज़ हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, ये एक इशू है। और दूसरा डायमेंशन जो कश्मीर का है वो सियासी प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि हम बार बार कहते हैं कि इसका जो है वो एक मुनसिफाना, पुरअमन, पीसफुल हल निकालने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमने बार बार ये कहा, जामिया मस्जिद में भी जुमा को मैंने ये कहा कि बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना भी हुर्रियत से हो सके, अपनी जगह भी हम रीग्रुप हो रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है वो एक कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिससे कि हतमी तौर हम इस मसले के हल की तरफ बढ़ें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने गांदरबल में हालिया दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान कुर्बान करने वाले डॉक्टर शाहनवाज फिगर का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। याद रहे कि हाल के दिनों में हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 6 गैर मकामी मजदूरों समेत एक डॉक्टर ने अपनी जान कुर्बान की थी। बहुत ही अफसोसनाक, दिलदोज ये वाक़या यहाँ वादी कश्मीर में हुआ है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि एक दर्द दिल रखने वाले एक बड़े जिंदा दिल शख्स थे, गांदरबल के गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। उनके साथ उनके और भी साथी जो वहाँ काम कर रहे थे टनल के प्रोजेक्ट में, वो भी उस दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। मैं यहाँ नाइदगाम, बड़गाम में उनके घर ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए आया हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक और दिलदोज ये सारा वाक़या रहा है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि ना केवल इस नाडिगांव इस इलाके में बल्कि पूरे बड़गाम में और जहाँ जहाँ वो काम करते रहे, उन्होंने इंसानियत के नाते लोगों की बहुत खिदमत की। MLA हल्का इंतखाब देवसर पीरजादा फेरोज अहमद ने डाक बंगला चवलगाम कुलगाम में ऑफिसरान के साथ पहली जायजा मीटिंग की है और ऑफिसरान पर जोर दिया है कि लोगों के मसाइल को हल करना चाहिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो भी वादे लोगों के साथ किए गए हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है कि लोगों के तमाम मसाइल को हल किया जाए। और आपकी वजह से जो प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने पहले तहसील लेवल अफसरों की मीटिंग ली थी चवलगाम रेस्ट हाउस में, रिव्यू मीटिंग थी हमारी। तो वहाँ पे भी हमने उनको हिदायत दी है कि
यहाँ की जो सरकार है, लोगों की सरकार है, जो लोगों को उम्मीद है सरकार पे, तो आपको लोगों की खिदमत के लिए काम करना है। तो वहाँ के जितने भी यहाँ अफसर आए थे उन्होंने पूरा मेरे साथ बैठ के उन्हें पूरा सपोर्ट दिया कि जो सरकार का प्रोग्राम है और जो लोगों की उम्मीदें हैं हम उन पे खड़ा उतरेंगे। तो हमने इनको ये कहा कि हमने जो लोगों से वादे किए हैं और जो खासकर गरीब आपके पास आते हैं, ये गरीब कभी जब ये अफसरों के पास आते हैं तो आधे गरीब ऐसे भी होते हैं जिनको किराया भी नहीं होता है, वो कहीं से किराया लाते हैं उधार, तो फिर आपके पास पहुँचे तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए गरीबों के। तो जो भी गरीब आपके पास पहुँचेगा सबसे प्यार बेस में उनका काम होना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना है, सबकी कदर और इज़्ज़त करनी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी वसादत से सरकार के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार आपकी सरकार है, हमारा जो चीफ मिनिस्टर जनाब अब्दुल्ला साहब है, जो उसने लोगों से वादा किया है, जो हमारा मंशूर है, इंशाल्लाह ताला हम उसका वादाबंद है और हम लोगों की कदर करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। और हम किस्मत वाले हैं कुलगाम तहसील, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैबिनेट में एक अच्छा हमें नुमाइंदगी मिली है मैडम सकीना साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, हेल्थ और एजुकेशन। तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हेल्थ का और एजुकेशन का जो सेक्टर, ये मेन दो सेक्टर ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत लोगों को ज़्यादा है। और हमें अपने ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना साहिबा पे पूरा भरोसा है, वो कुलगाम को आगे ले जाएगी और हम भी उनके साथ हैं। और अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का टीम है, हम लोग की कदर करेंगे लोगों की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएट अस्पताल हिंदवाड़ा डॉक्टर एजाज भट्ट ने कहा है कि अस्पताल के अहलकार रुकावटों को कम करने के लिए तनदेही से काम कर रहे हैं। डॉक्टर भट्ट ने तस्लीम किया है कि तामीरात की वजह से कुछ तकलीफ हुई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मरीजों की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि हम चैलेंजों को समझते हैं, लेकिन मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। 200 bedded teaching hospital. So that means we have to increase the infrastructure, we have to increase the facility, सब कुछ हमने increase। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे डिसमेंटलिंग करनी पड़ी। जो हमारे पुराने बिल्डिंग्स थे, बैटरी बिल्डिंग्स थे, वो हमें डिसमेंटल करने पड़े। तो उसका एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक एस्टिमेट हुआ, ऑक्शन हुआ, तो वो डिसमेंटल हुआ। धीरे धीरे हमने वो डिसमेंटल करी टू पे वे फॉर द न्यू टीचिंग हॉस्पिटल। तो उस न्यू टीचिंग हॉस्पिटल में हमारा जो ये पीडियाट्रिक ब्लॉक है ये भी आता है। तो उसके साइड में जो बिल्डिंग्स थी वो तो हमने डिसमेंटल करनी, क्योंकि जो हमारा पीडियाट्रिक ब्लॉक है, टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स, हमने इसमें 1-2 वार्ड आते हैं। तो 2 वार्ड हमने पहले ही ऊपर बनाए हैं नए हॉस्पिटल में, तो अभी हमने वो शिफ्ट नहीं किया है। तो जैसे ही डिसमेंटलिंग शुरू हुई, तो आपको पता है जब डिसमेंटलिंग शुरू होती है तब ड्रेन्स भी इफेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ड्रेन्स इफेक्ट होते हैं, पावर सप्लाई भी इफेक्ट होती है, सब कुछ इफेक्ट होता है, वाटर सप्लाई भी इफेक्ट होती है। तो जब ये चीजें इफेक्ट होती है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि हम नया हॉस्पिटल नहीं बनाने, हम लोग ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व इसी के साथ रहना है तो फिर नया हॉस्पिटल तो बनेगा नहीं, फिर फैसिलिटी तो आएगी नहीं। तो ये उसी की करना में है कि जो डॉक्टर साहब ने ये लिखा है, उन्होंने पेशेंट को रेफर किया है, उसी असना में ये कड़ी है कि वहां पे थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिसमेंटलिंग। बट ऐसा नहीं है कि हम ये सॉल्व नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स, वी सॉल्व साइड बाय साइड दीज प्रॉब्लम्स आल्सो। इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।